हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस के थर्ड प्रोसेस के बारे में, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। इसे हम सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वन सब्सटेंस का एक प्लेस से दूसरी जगह जाना या लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन इसे ही कहते हैं हम। तो यहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों के रेफरेंस में हम ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर दो चीज़ों का होता है। सबसे पहले वाटर प्लस मिनरल और दूसरा फूड का ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट होगा। वाटर प्लस मिनरल को हम सैप फॉर्म भी कहते हैं या इसको हम सैप भी कहते हैं। सेकंड फूड का ट्रांसपोर्ट होगा और फूड का ट्रांसपोर्ट कहलाता है ट्रांसलोकेशन। फूड का ट्रांसपोर्ट को स्पेसिफिक नाम हम देते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है? जाइलम की हेल्प से। फूड का ट्रांसपोर्ट के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्लोएम, यानी कि जाइलम वाटर प्लस मिनरल यानी कि सैप का ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। और फूड कहाँ बनता है ये सब आपको मालूम है। प्लांट के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का। और प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होके क्या बनता है? फूड सिंथेसाइज होता है, जो कि ग्लूकोज फॉर्म में बनता है और उसे फाइनली स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है? स्टार्च फॉर्म में किया जाता है स्टोर। ये एनटीएससी का आपका एक क्वेश्चन है ये कि प्लांट के अंदर स्टोरेज फॉर्म क्या है? वो है स्टार्च है और वो किस प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस से। तो यहाँ पर फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम है और वाटर प्लस मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम है। अब जाइलम और फ्लोएम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। जाइलम के अंदर 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जाइलम, यहां पर जाइलम के लिए सबसे पहला पार्ट है वेसल्स, सेकंड ट्रैकिड्स, थर्ड जाइलम फाइबर, जाइलम को मैं Z से यहां X से रिप्रेजेंट कर रही हूं, जाइलम फाइबर्स। एंड फोर्थ पार्ट इज द जाइलम पैरेन्काइमा। यहां पर जाइलम के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज वेसल, सेकंड इज ट्रैकिड्स, थर्ड इज जाइलम फाइबर एंड फोर्थ इज द जाइलम पैरेन्काइमा। वेसल्स और ट्रैकिड्स को हम ट्रेकियरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रेकियरी एलिमेंट्स भी बोला जाता है। फ्लोएम को, यहां पर फ्लोएम के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोएम के पार्ट्स 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला सीव ट्यूब, सेकंड कंपेनियन सेल, थर्ड पॉइंट फ्लोएम फाइबर एंड फोर्थ इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब जाइलम के 4 पार्ट्स में से जो आपके वेसल्स, ट्रैकिड्स और फाइबर वाला पार्ट है वो नॉन लिविंग पार्ट है, दैट इज नॉन लिविंग पार्ट। जाइलम पैरेन्काइमा इज द लिविंग पार्ट, यानी कि जाइलम के अंदर केवल और केवल यहां पर एक पार्ट लिविंग पार्ट के अंदर आता है, बाकी तीनों पार्ट्स कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। अब यहां पर फ्लोएम को कंपैरिजन कर लेते हैं हम। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज 3 आर लिविंग, whereas the phloem fiber is non living। इसका मतलब यह है कि जाइलम के अंदर
3 पार्ट्स नॉन लिविंग है, 1 पार्ट लिविंग है, और फ्लोएम के अंदर 3 पार्ट लिविंग है और 1 पार्ट नॉन लिविंग है। अब यहाँ पर वेसल्स, ट्रैकीड्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर प्लस मिनरल का, और वाटर प्लस मिनरल को हमने इकट्ठे क्या बोला है? सैप बोला है। फूड को कौन बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ओके, ट्रांसलोकेशन क्यों कहलाता है? अब यहां पर हम ट्रांसलोकेशन वर्ड क्यों यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की जगह, ये हम आपको जब फूड ट्रांसपोर्ट बताएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो उस चीज को आप याद रखिएगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन वर्ड ने यूज करके क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब यहां पर हम वेसल्स, ट्रैकीड्स, फ्लोएम, जाइलम, इनके बारे में ढंग से डिस्कस कर लेते हैं। जाइलम के 4 पार्ट्स हैं। जाइलम के 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? वेसल्स, ट्रैकीड्स और वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। वेसल्स और ट्रैकीड्स दोनों लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंबे लंबे। लेकिन वेसल्स के अंदर अगर अपन देखें तो वेसल्स लंबी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, लेकिन वहां पर ट्रैकीड्स जो होती हैं, ट्रैकीड्स, अभी हमने क्या कहा कि वेसल्स कैसी होती है? लंबी होती हैं, ट्रैकीड्स भी लंबी होती है, लेकिन वेसल्स के कंपैरिजन में ट्रैकीड्स की लेंथ कंपैरेटिवली कम होती है, और यहां पर वेसल्स की लेंथ कम होती है एज कंपेयर टू वेसल्स, और इसके अलावा यहां पर जो विड्थ है, मोटाई है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेसल्स। दोनों कैसे पार्ट है? नॉन लिविंग पार्ट है। वेसल्स किसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है? फ्लावरिंग प्लांट्स का। वेसल्स फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जिसे हम एंजियोस्पर्मिक कैटेगरी भी कहते हैं। जितने भी आपको प्लांट है जिनमें फ्लावर्स दिख रहे हैं वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। ओके, लेकिन यहां पर जो ट्रैकीड्स हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेनली प्रोमिनेंटली किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और ये जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर जाइलम फाइबर्स पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वहां पर जाइलम टिश्यू को। जाइलम पैरेन्काइमा सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये जनरली वाटर के साइड में, यानी कि लेटरल फ्लो में हेल्प करती हैं। साइड वाइज फ्लो में हेल्प करती हैं। समझ में आ रही है ये बात? तो वेसल्स, ट्रैकीड्स और जाइलम फाइबर ये तीनों डेड पार्ट है। ये वेसल्स इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, और प्लांट के अंदर ऐसी लंबी लंबी वेसल्स पूरे रूट से लेके लीफ तक अरेंज होती है। रूट से लेके लीफ तक पूरा ऐसे अरेंज होता है पूरे प्लांट के अंदर। ऐसे ही ट्रैकीड्स लंबी होती हैं, लेकिन वेसल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी इलोंगेटेड कम होती हैं। इनका विड्थ ज्यादा होता है, और ये भी इसी तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं। यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान देने लायक है कि जो वेसल्स हैं वो जब एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं तो इनकी, ये सपोज दैट ये मैं एक और वेसल्स बना रही हूं, तो ये इनके अंदर, ये जैसे एक वेसल, ये वेसल नंबर 1 कह दिया मैंने, ये वेसल नंबर 2 कह दिया। अब यहां पर जो बीच में जो सेप्टा होगा, जो मेम्ब्रेन होगी, इन दोनों के बीच की जो मेम्ब्रेन होगी वो जिसे हम बोलते हैं एंड प्लेट, वो एंड प्लेट प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब ये है तो 2 सेल, है तो बहुत सारी सेल्स, लेकिन वहां पर एक दूसरे की प्लेट के अंदर मर्ज रहती हैं। तो यहां पर कंटिन्यूअसली एक फ्लो प्रोवाइड होता है बड़े बड़े प्लांट्स में।
लेकिन जो ट्रैकिड्स होती हैं, ट्रैकिड्स में यहाँ एक ध्यान देने लायक बात है कि जो ट्रैकिड्स होती हैं जिनको हम एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं, ये ट्रैकिड्स को मैंने एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया, तो यहां पर ट्रैकिड्स के अंदर एंड प्लेट डिसॉल्व नहीं होती है, उसके अंदर पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर पोर्स बन गए। जब ये इससे इसमें जाएगा तो पोर्स के थ्रू जाएगा, इससे इसमें जाएगा तो पोर्स के थ्रू जाएगा, एंड प्लेट डिसॉल्व नहीं होता। समझ में आ गई बात। अब यहां पर और वेसल्स, ट्रैकिड्स और फाइबर्स किस वजह से डेड होते हैं, हमने कहा ये डेड है, ये डेड होते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, इसकी वजह से ये डेड होते हैं। अब यहां पर पैरेन्काइमा का भी हमने फंक्शन बता दिया। लेटरल फ्लो में ये सर्कुलर शेप सेल्स होती हैं, यहां पर वेसल्स और ट्रैकिड्स जो होती हैं लंबी लंबी सेल्स होती हैं और वाटर को फ्लो करवाती हैं। ठीक है, अब यहां पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम के स्ट्रक्चर में हमने कहा कि 4 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। 4 एलिमेंट कौन कौन से? फर्स्ट इज द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, सीव मीन्स क्या होता है? छन्नी। तो छन्नी मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई फिल्टर या छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो वो कैसा होता है? देखिए यहां पर ये जो एक सीव ट्यूब है ये दूसरी सीव ट्यूब से अरेंज होती है, फिर ये इस तरह से सीव ट्यूब अरेंज होती जाती हैं। अब यहां पर सीव की जो एक सीव की जो प्लेट है उसमें छेद होते हैं, फिर दूसरे केस के अंदर छेद होते हैं, तो वो छन्नी जैसे स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है। ये यहां पर सीव ट्यूब, ये सीव है क्योंकि ये इसको छन्नी जैसा दिखता है, तो उसमें पोर्स दिखते हैं, तो हमने इसको कहा कि ऐसी ट्यूब जिसके अंदर छन्नी बनी हुई है। अब यहां पर जो सीव्स हैं वो इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो इस सेल का काम कौन करता है? भाई हमने कहा है, हमें मालूम होना चाहिए, हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि न्यूक्लियस सेल का एक कंट्रोल सिस्टम है। अब अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सेल को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर सेल की मदद करने के लिए कौन सी सेल्स होती हैं? कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनका न्यूक्लियस ही सीव ट्यूब के न्यूक्लियस को ऑपरेट करता है। ये मैंने कंपेनियन सेल बना दिया। इंग्लिश में कंपेनियन मतलब क्या होता है? साथी। तो सीव ट्यूब का साथी कौन? कंपेनियन सेल। यहां पर तो ये आपकी सीव ट्यूब हो गई, ये कंपेनियन सेल हो गया। फ्लोएम फाइबर्स लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि डेड होती हैं, इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। फ्लोएम फाइबर कमर्शियल फाइबर के फॉर्म में भी काम में आते हैं। जैसे आपका जूट है, जूट के बहुत सारे आइटम्स आजकल बनाए जाते हैं, पर्स बनाया जाता है, कालीन बनाया जाता है, डोरमेट बनाए जाते हैं। तो वो जो जूट है, जूट इज अ काइंड ऑफ द फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स जो होंगी वो आपकी सर्कुलर शेप सेल्स होती हैं और ये फूड को स्टोरेज करने का काम करती हैं। यहाँ एक बात हम थोड़ा सा डिस्कस करना रह गया, वो है वेसल्स के अंदर और ट्रैकिड्स के अंदर हमने कहा लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लेकिन लिग्निन का डिपोजिशन जो होगा वो उस लिग्निन के डिपोजिशन के हिसाब से वहां पर अलग अलग शेप बन जाते हैं। कि लिग्निन का डिपोजिशन सपोज दैट सर्कुलर शेप में हो गया और उसकी वजह से वहां पर पिट फॉर्म हो जाते हैं, तो ये स्पाइरल शेप में हो गया। तो लिग्निन का डिपोजिशन अगर इस तरह से हो गया तो वहां पर ऐसे पिट दिखाई देंगे। अब यहां पर अगर लिग्निन का डिपोजिशन आपका रेटिकुलेट मैनर में हो गया, मतलब ऐसे जाल के फॉर्म में हो गया, तो ये आपका रेटिकुलेट वेसल्स दिखाई देंगी। ये आपका रेटिकुलेट है। लिग्निन का डिपोजिशन अगर सर्कुलर शेप में हो गया इस तरह से,
तो ये आपका सर्कुलर शेप में आ गया। तो लिग्निन के डिपोजिशन के हिसाब से वेसल्स एंड ट्रैकिट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और यहाँ पर उस हिसाब से स्पाइरल टाइप, सर्कुलर टाइप, रेटिकुलेट टाइप अलग अलग डिपोजिशन के हिसाब से वेसल्स और ट्रैकिट्स को क्लासिफाई किया जाता है। समझ में आया है? अब यहाँ पर हम जाइलम कैसे फंक्शन करता है और फ्लोएम कैसे फंक्शन करता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा है कि जाइलम के अंदर किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा और वाटर प्लस मिनरल को हम बोलते हैं सैप। वाटर प्लस मिनरल को हम क्या कहते हैं? सैप कहते हैं। तो वाटर प्लस मिनरल का यानी कि सैप का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हम बात करते हैं। अब सपोज दैट कि यहां पर ये मैंने एक प्लांट बना लिया, यहां पर लीव बना देते हैं। तो यहां क्या क्या फोर्स अवेलेबल होंगे जिसकी वजह से एक प्लांट के अंदर इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है? सबसे पहले हमने ये कहा है कि वेसल्स या ट्रैकिट्स पूरे रूट से लेके पूरे एंड पार्ट तक प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि ये जैसे ये इसके अंदर आपका ये मैंने रूट्स बना दिए, रूट सेक्शन बना दिया है। अब ये रूट्स के अंदर ये रूट्स हैं, रूट से लेके पूरा का पूरा वेसल्स और ट्रैकिट्स प्रेजेंट होती हैं, पूरी ऐसी पाइपलाइन। और वेसल्स के अंदर हमने ये कहा जरूर है, उस बात को आप याद रखिएगा कि जो वेसल्स हैं उनकी एंड प्लेट पे पोर्स नहीं होते, लेकिन ट्रैकिट्स की एंड प्लेट के अंदर पोर्स होते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने एक पूरी की पूरी लाइन बना दी है वेसल्स की, जिसमें वेसल्स जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले इसमें कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यानी कि सैप को हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि रूट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट हेयर्स। वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू किया जाता है? रूट हेयर्स के थ्रू। रूट्स के अंदर स्मॉल स्मॉल फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। दूसरा पॉइंट, यहां पर ट्रांसपिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन मीन्स वाटर का इवोपरेट होना प्लांट के ऊपर, प्लांट के लीफी पार्ट से। अब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन जरूरी भी क्यों है? जैसे हमारे अंदर पर्सपिरेशन जरूरी है। पर्सपिरेशन मीन्स स्वेटिंग के बाद जो हमारा स्वेट इवोपरेट होता है तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को डाउन करता है। इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन बहुत जरूरी है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इस वजह से प्लांट के अंदर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये जैसे मैंने बना दिया कि ये पानी उड़ रहा है। अब यहाँ पर ये जब वाटर उड़ रहा है जिसकी वजह से प्लांट का टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर जब ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रांसपिरेशन होने के वजह से, ट्रांसपिरेशन होने की वजह से कंटिन्यूसली यहाँ पर जैसे ये टिप तक ट्रांसपिरेशन हो गया है, पानी उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, कंटिन्यू उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। अब एक स्टेज ऐसी आती है कि कंटिन्यूसली जैसे जैसे वाटर लॉस होता जाता है तो वाटर लॉस होता जाएगा, तो यहाँ पर सराउंडिंग के वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल खींचेंगे, यहाँ से यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ खींचेंगे। मतलब इस पूरे कॉलम में जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर करते जाएंगे, ऊपर खींचते चले जाएंगे। ये बिल्कुल वैसी ही फिनोमेना है जैसे आप
किसके अंदर, स्ट्रॉ से आप अपना कोल्ड ड्रिंक सक करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक को जब आप पीते हैं तो आप अपनी स्ट्रॉ डालते हैं, स्ट्रॉ से आप सक कर रहे हैं। अब पहले क्या आ रहा है, एयर आ रही है, एयर आई। अब जब एयर आना बंद हो जाती है तब आपका कोल्ड ड्रिंक आता है। तो वहां पर कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, यहां पर जितना भी वाटर है वो इस कॉलम में पहले वाटर खत्म हो जाता है। अब जैसे जैसे ये वाटर खत्म होता जा रहा है, एक नेगेटिव पुल क्रिएट होता है, नेगेटिव सक्शन पुल, नेगेटिव पुल जिसे हम बोल सकते हैं, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहां से इस रूट हेयर के आसपास जो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको सक करना शुरू कर देती है। ऐसा समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर ये ट्रांसपिरेशन की वजह से इस वाटर को, इस कॉलम ट्रैकिड्स या वेसल्स के कॉलम में जितना भी वाटर था पहले वो इवोपरेट हो गया। अब जब वाटर की शॉर्टेज आ गई है तो वो रूट हेयर में से जितना भी वाटर है वो धीरे धीरे सक करने लग जाएगा, और इसे सक करते हुए वो यहां पर इस वेसल्स के अंदर चढ़ने लग जाएगा। तो यहां पर दो फोर्स काम करते हैं, कोहेजन एंड एडहेशन। कोहेजन और एडहेशन क्या है? कोहेजन और एडहेशन, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के लाता है, दूसरा तीसरे को लाता है, तीसरा चौथे को, मतलब कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज नोन एज द कोहेजन। और जो वाटर मॉलिक्यूल उस वेसल्स के पास या ट्रैकिड्स की वॉल से जो अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहे हैं वो है एडहेशन। एडहेशन मतलब चिपकना। तो यहां पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के चढ़ते जाते हैं, लेकिन ये वेसल्स और ट्रैकिड्स के बिल्कुल बगल बगल से चढ़ते हैं, चढ़ते जा रहे हैं। और मतलब कि जैसे, और इसको ये समझ लो कि जैसे मैं इसके सहारे चलती जा रही हूँ, बिल्कुल इसके सहारे। मैं एक वाटर कॉलम हूं, मैं वाटर का मॉलिक्यूल है, मैंने 2-3 मॉलिक्यूल्स का हाथ पकड़ रखा है और मैं ऐसे चलती जा रही हूँ। ठीक है? तो यहां पर ये जो फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज द कोहेजन फोर्स। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल और वेसल्स या ट्रैकिड्स की वॉल के बीच में जो फोर्स है एडहेशन फोर्स, इसे हम बोलते हैं कोहेजन एंड एडहेशन पुल थ्योरी। और जिसकी वजह से ये कंटिन्यू चढ़ता जा रहा है, और ये मॉलिक्यूल चढ़ते फाइनली कहां पहुंच जाता है, ये टिप तक पहुंच जाता है उस नेगेटिव पुल की वजह से। तो ये नेगेटिव पुल किसकी वजह से डेवलप हुआ? ट्रांसपिरेशन की वजह से डेवलप हुआ। दिस थ्योरी वाज नोन एज द कोहेजन एंड एडहेशन पुल थ्योरी। इट वॉज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। ये दो साइंटिस्ट थे, डिक्सन एंड जॉली, जिन्होंने इसको दिया था। अब यहां पर समझ में आया कि हमें वाटर का ट्रांसपोर्ट किससे के थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। वेसल्स और ट्रैकिड्स इसमें हेल्प करती है। जाइलम पैरेन्काइमा उसको लेटरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यह ध्यान रखिएगा कि वाटर का ट्रांसपोर्ट केवल और केवल किस डायरेक्शन में होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन। फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोएम के अंदर हमने कहा है 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लोएम के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लोएम के अंदर 4 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? आपके फ्लोएम का सीव ट्यूब जो है वो उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट। अभी हम क्या देख रहे हैं? फूड का ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं। वाटर प्लस मिनरल यानी कि सैप का ट्रांसपोर्टेशन हम देख चुके हैं। अच्छा, सैप का चढ़ना क्या कहलाता है बेटा? ऊपर चढ़ना, एसेंट ऑफ सैप। ये ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, वाटर प्लस मिनरल का चढ़ना। अब यहां पर हमने कहा कि सीव ट्यूब का न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसका साथ कौन देगा? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो होंगी वो सीव ट्यूब के साथ में उसके फंक्शन के लिए प्रेजेंट होंगी। फ्लोएम फाइबर हमने कहा है कि कमर्शियल फाइबर होता है, और ये
जूट वगैरह जो होते हैं वो बेसिकली फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, डेड पार्ट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है, फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है। तो मेन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पार्ट है वो कौन सा है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अब हम एक चीज कहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नॉट कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, इट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सबसे पहले फूड के ट्रांसपोर्ट, इस पार्ट को मैं रब करती हूं। सबसे पहले फूड के ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज सोर्स एंड सिंक। सोर्स मीन्स जहां पर वो बन रहा है, ये जिसे सोर्स है। सोर्स मीन्स कौन सा है, जहां पर फूड सिंथेसिस हुआ है। फूड सिंथेसाइज की जगह जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी सोर्स। और फूड सिंथेसाइज की जगह कौन सी है, लीफ होती है। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले क्या होता है, सोर्स जो सेल्स हैं, मतलब जहां पर फूड बन गया है वहां से सेल्स कंटिन्यूअसली सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसफर होती हैं। सुक्रोज फॉर्म में ये सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसफर कर दी जाती हैं सीव ट्यूब में। बना कहां पर है, प्लांट में लीव्स के अंदर बना है, तो वो सोर्स सेल्स कहलाएंगी। अब वो सोर्स सेल्स सुक्रोज फॉर्म में, ग्लूकोज हो गया है, बनता किस फॉर्म में है, ग्लूकोज फॉर्म में। स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज फॉर्म। अब यहां पर सोर्स क्या है, लीव्स है। लीव्स यानी कि जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाया है, उन्होंने अपना फूड सुक्रोज फॉर्म में सीव ट्यूब पे जो है डाल दिया है, अनलोड कर दिया है, और सीव ट्यूब लोडेड हो गई हैं। तो यहाँ पर जहाँ फूड बना है वहीं से सीधे ट्रांसलोकेट या ट्रांसफर नहीं किया गया है, वो उसकी जगह पे किसी दूसरी सेल पे ट्रांसफर करके और फाइनली अनलोड किया जाता है। इसीलिए फूड का ट्रांसपोर्ट ना कहला के ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब यहाँ पर सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब जैसे ही इस सुक्रोज फॉर्म को रिसीव करती है, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एक सीव ट्यूब बना देती हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही एक सीव ट्यूब रिसीव करती है सुक्रोज को, ये वाटर में डिसॉल्व होता है। सुक्रोज वाटर में डिसॉल्व होता है। सुक्रोज वाटर में डिसॉल्व होकर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपने 9th क्लास में थोड़ा सा समझा होगा ऑस्मोसिस के बारे में। तो वो जब हम वाटर के अंदर कोई चीज सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो इट विल क्रिएट द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद सेल की टेंडेंसी हो जाती है कि वो आसपास की सेल से वाटर लेने लगती है। तो सेम वही काम यहाँ होगा कि सीव ट्यूब जो होगी वो अब आसपास की सेल से वाटर लेने का काम करेगी और वाटर सीव ट्यूब पर मूव करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर मूव टूवर्ड्स द सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब की तरफ मूव कर गया। अब यहां पर जब वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गया है तो एक्सेस वाटर की वजह से टर्गर प्रेशर जनरेट होता है। टर्गर प्रेशर मींस सॉल्वेंट पार्टिकल की वजह से वॉल पे लगने वाला प्रेशर। जैसे सपोज मैं वाटर मॉलिक्यूल हूं, मैं यहां पर सीव ट्यूब की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही हूं, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट होगा, जितने लोग यहाँ पर आएंगे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो सेम वही काम हुआ यहाँ पे कि वाटर जो है वो एक टर्गर प्रेशर जनरेट करता है। तो वाटर जनरेट द टर्गर प्रेशर, और उस टर्गर प्रेशर की वजह से इतना ज्यादा जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं उन पे इतना प्रेशर जनरेट होता है, देन दे विल शिफ्टेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट सीव ट्यूब।
इसको ऐसा समझिए कि जैसे मैं सुक्रोज मॉलिक्यूल हूं, मुझ पे कंटिन्यू एक टर्गर प्रेशर जनरेट हो रहा है, मुझ पे कंटिन्यू एक ऐसा प्रेशर जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से मुझे मूव करना पड़ेगा, यानी कि कंटिन्यू प्रेशर लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। मैं एक लेवल तक टॉलरेट कर रही हूं, लेकिन एक लेवल के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें मुझे मूव करना पड़ेगा, मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। तो वही टर्गर प्रेशर का जो पॉइंट है उसकी वजह से क्या हो जाता है, सुक्रोज मॉलिक्यूल नेक्स्ट सी ट्यूब की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये ड्यू टू द टर्गर प्रेशर जो फूड शिफ्टेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट सीव ट्यूब, है ना। अब यहां पर नेक्स्ट सीव ट्यूब में भी वही काम चलेगा, वही आसपास की सेल से क्या लिया जाएगा, वाटर लिया जाएगा, फिर यहां पर भी वही काम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद टर्गर प्रेशर जनरेट होगा, और फिर फाइनली ये दूसरी सीव ट्यूब पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर ये कंटिन्यू ये है, एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब पे लोडिंग करती जाती है। और सीव ट्यूब का काम कौन कर रहा है, कंपेनियन सेल, क्योंकि सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है। अब फाइनली जहां पर फाइनल टारगेट, जहां पर फूड को अनलोड करना है, वो टारगेट क्या कहलाता है, सिंक, यानी फाइनली अनलोडेड जगह जो है वो कहलाएगा सिंक। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी कंपनी ने माल बनाया या सीमेंट बनाया, अब वो सीमेंट उसने ट्रक में लोड कर दिया, ट्रक क्या है, यहां पर सीव ट्यूब है, ट्रक में लोड कर दिया, माल कहां बना, कंपनी में, फैक्ट्री में बना। अब यहां पर सीव ट्यूब क्या है, ट्रक सीव ट्यूब को कंपैरिजन कर सकते हो आप। अब यहां पर वो ट्रक ने सीमेंट लाके किसी जहां कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन की साइट पे जाके अनलोड कर दिया, तो वो कंस्ट्रक्शन की साइट क्या कहलाएगी, सिंक कहलाएगी। समझ में आ गया। और जो फूड है वो जहां बना है वहीं से सीधे ट्रांसफर नहीं किया जाता, उसको पहले दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, इसीलिए इस फूड के ट्रांसफर को हम ट्रांसपोर्टेशन ना कहकर ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एक और बात यहां पर कि ये जो वाटर का मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह इसका ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आ गया। तो यहां पर सोर्स से सिंक, अब ये जो मैकेनिज्म है, सोर्स से सिंक वाली जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये कंसेप्ट मास फ्लो हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे जाइलम ट्रांसफर करता है, कैसे फ्लोएम ट्रांसफर करता है। और फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।